चलिए अब बात करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव यानी कि शैक्षणिक उद्देश्य के बारे में। यदि आप इस लेक्चर को पूरा देखते हैं तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपको प्राप्त हो जाएंगे। अंडरस्टैंड द डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आप इस लेक्चर को देखते हो तो आप बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन को, बायोटेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। साथ ही आप स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या स्कोप है, क्या क्या फील्ड है, उसको भी समझ पाओगे। आगे बात करते हैं अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। साथ ही आप बायोटेक्नोलॉजी किस प्रिंसिपल पे काम करती है उसके बेसिक प्रिंसिपल को भी जान पाओगे। नो द टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं। जैसे मैं बात करूं, कोई कारपेंटर होता है तो उसके लिए चेनी, हथौड़ी, ठीक है। जैसे कोई मकान बनाने वाला मजदूर होता है उसके लिए क्या होते हैं, उसके टूल्स क्या होते हैं, चेनी, हथौड़ी, पावड़ी, गेती, ये सब हो सकते हैं। वैसे डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हम टूल्स की बात करेंगे, जैसे कि लाइगेज, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, होस्ट, ये सब क्या है, टूल्स है, टूल्स ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी। जैसे हम मॉलिक्यूलर सीजर्स, मॉलिक्यूलर ग्लू, ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को, जबकि मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं लाइगेज एंजाइम को। लर्न अबाउट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। हम जानेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं। बेसिकली ये मॉलिक्यूलर सीजर होती है जो कि कट करते हैं डिजायरेबल जीन और वेक्टर को, ताकि हम डिजायरेबल जीन और वेक्टर को आपस में जोड़ सकें। इन्हें कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि मॉलिक्यूलर सीजर होते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट लगाते हैं। अंडरस्टैंड क्लोनिंग वेक्टर। हम जानेंगे क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है। पहले भी हमने बात की थी, वेक्टर क्या होते हैं बच्चों। वेक्टर जो कि डिजायरेबल जीन को अपने साथ जोड़ के होस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करवाने में हेल्प करते हैं। हम वेक्टर के बारे में जानेंगे। आपने सुना होगा मलेरिया, मलेरिया का वेक्टर क्या होता है, मादा एनीफिलीज मच्छर, क्योंकि वो प्लाज्मोडियम को हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करवाने में हेल्प करता है। तो वेक्टर कौन होता है, मलेरिया। वैसे ही वेक्टर होते हैं जो कि डिजायरेबल जीन को होस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करवाने में हेल्प करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। हेलो नीट एस्पायरेंट, क्या हाल चाल आप सभी के, सब बढ़िया। मैं गौरव राठौर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अकेडेक्सल पर, जहां पे आपको एमबी सर की लीडरशिप में बेहतर से बेहतरीन कंटेंट और फैकल्टी प्रोवाइड की जाएगी। अभी तक हमने बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल में 3 लेक्चर को पढ़ लिया था, जहां से कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और यह चैप्टर कई वेटेज भी रखता है, ठीक है, नंबर ऑफ वेटेज इसका ज्यादा है। आज हम बात करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में, जहां से भी आपको कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं कोर्स ऑफ द डे यानी कि नेवर गिव अप। ठीक है, आज का शुभ विचार क्या है, नेवर गिव अप। लाइफ में तुम कितनी भी प्रॉब्लम फेस करो, ठीक है, कितना भी तुम्हारा बुरा टाइम चल रहा हो, लेकिन कभी भी गिव अप मत करना बच्चों। आपने एक शायरी सुनी होगी कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता। तुम एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तुम इतना तबीयत से उछालो कि आसमान में भी छेद हो जाए। बातें समझ में आ रही है। इतना कॉन्फिडेंस रखो और गिव अप करने का कभी मत सोचना, क्योंकि देखो कुछ नहीं होगा तो कुछ तो अच्छा होगा ना, एक दिन तो अच्छा होगा ना, ठीक है। क्या सोचे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो कुछ तजुर्बा होगा, है ना, सुना होगा आपने कि क्या सोचे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो कुछ तजुर्बा होगा। चलिए, प्रारंभ सीरीज में हम आपको नीट के लेक्चर प्रोवाइड कर रहे थे, जिसमें हमें जूलॉजी वाला पार्ट मैं आपको पढ़ा रहा था। स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन पार्ट फर्स्ट के बारे में। ओके, देखिएगा, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन को आराम से पढ़ेंगे, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ के गो थ्रू हो जाएंगे, नहीं, एक एक लाइन को पढ़ के समझेंगे, एक एक लाइन को पढ़ के समझेंगे। बातें समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। लेट अस टेक ए लुक एट द 3 ऑप्शन दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। अच्छा, मुझे बताओ कि अभी वर्तमान में जो फील्ड वगैरह से हमें क्रॉप मिलती है वो सफिशिएंट होती है हमारे लिए, या फिर इन फ्यूचर में सफिशिएंट होगी? सर नहीं होगी। काहे नहीं होगी? क्योंकि पॉपुलेशन काफी स्पीड से बढ़ रही है, आपको पता है। हाँ सर, तो क्या हम नॉर्मल ऑर्गेनिक फील्ड करके, ऑर्गेनिक खेती करके इस पॉपुलेशन की जो क्रॉप की या न्यूट्रिशन की डिमांड को पूरी कर सकते हैं? सर नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ इनोवेशन लाना पड़ेगा, हमें बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में यूज करना होगा। हाँ सर, करना होगा। इसके लिए हमें कई रिकॉम्बिनेंट क्रॉप बनाने पड़ेंगे, हमें कई जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप बनानी पड़ेगी। हाँ सर, बनानी पड़ेगी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, क्वालिटी को भी इंप्रूव कर सकते हैं और क्वांटिटी को भी इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन की फूड की और न्यूट्रिशन की डिमांड को पूरी करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन आई थी। हाँ सर, आई थी। क्या किया था ग्रीन रिवॉल्यूशन में? सर, हरित क्रांति ने
अपने ग्रीन यानी कि गेहूं और क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ा दिया था, लेकिन वह भी सफिशिएंट अमाउंट में पॉपुलेशन की डिमांड को पूरी नहीं कर पाया था। लेकिन सुनो, ग्रीन रिवॉल्यूशन ने प्रोडक्शन तो बढ़ाया था लेकिन क्वालिटी कम कर दी थी। क्वांटिटी तो बढ़ा दी थी लेकिन क्वालिटी कम कर दी थी। लेकिन फिर हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया, हमने जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट बनाए, जैसे क्वालिटी भी इंप्रूव हुई एंड क्वांटिटी भी इंप्रूव हुई। इतनी बातें समझ में आ रही है। हमने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया। बायोटेक्नोलॉजी एंड इस एप्लीकेशन में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का यूज, मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजी का यूज, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का रेमेडिएशन में यूज यानी कि पेस्टिसाइड वगैरह में यूज, फार्मास्यूटिकल यानी कि मेडिसिन में यूज पड़ेंगे। इतनी बातें समझ में आ रही है। ओके, लेट अस टेक ए लुक एट द थ्री ऑप्शन दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ठीक है, हम एग्रीकल्चर में यानी कि कृषि में केमिकल का यूज करके प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इससे क्या बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे हम क्वांटिटी तो बढ़ा सकते हैं लेकिन क्वालिटी कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, मेरी बात सुनो। हमने क्या किया, प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया, लेकिन एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर में क्या होगा, केमिकल का यूज होगा, है ना, फर्टिलाइजर का यूज होगा। वो फर्टिलाइजर कहाँ जाएंगे, क्रॉप के अंदर, केमिकल कहाँ जाएंगे, क्रॉप के अंदर, क्रॉप से जाएंगे हमारी बॉडी में, जिससे बायोमैग्निफिकेशन होगा। पढ़ के आए हो ना 10th क्लास में, ठीक है, वह डीडीटी हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यू जमता जाएगा, इसे बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में देखिएगा क्वालिटी तो अच्छी होती है लेकिन क्वांटिटी कम होती है। क्वालिटी तो अच्छी होती है लेकिन क्वांटिटी कम होती है। ठीक है, इसमें बात करते हैं एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन ज्यादा होता है लेकिन क्वालिटी आपकी इतनी खास नहीं होती है। ठीक है, क्वालिटी इसमें कम होती है। जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, इसमें क्वालिटी भी अच्छी होती है और क्वांटिटी भी अच्छी होती है। बातें समझना, क्वांटिटी भी अच्छी होती है। इधर सुनो, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड यानी कि जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप का हम यूज करेंगे तो उससे क्वालिटी भी आपकी इंप्रूव होगी एंड क्वांटिटी भी आपकी इंप्रूव होगी। ठीक है, क्योंकि हम क्या करेंगे पता है, डिजायरेबल जीन को ही लेंगे, डिजायरेबल जीन को भी हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेट करेंगे किसके अंदर, होस्ट के अंदर। बातें समझना, पढ़ा के आया हूं मैं आपको लास्ट क्लास में, हमने रिकॉम्बिनेंट बनाया था, है ना, डिजायरेबल जीन ली थी, वेक्टर के साथ कनेक्ट किया था, उसे ट्रांसफॉर्म किया था हमने किसके अंदर, होस्ट के अंदर। इतनी बात समझ में आ रही है, होस्ट के अंदर हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया था या नहीं, उससे हमें डिजायरेबल जीन से डिजायरेबल प्रोडक्ट मिला था होस्ट की बॉडी में। तो कहीं ना कहीं जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, तो हमें मनपसंद प्रोडक्ट मिलते हैं, जिससे हम क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं और फूड की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। इतनी बातें समझ में आई है, ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। एनसीईआरटी को पढ़ना इस तरह से पढ़ा जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं गो थ्रू कर दिया, पढ़ दिया, बात खत्म हो गई, नहीं, आराम से पढ़ेंगे। अब देखो, द ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, सक्सेसेड इन द ट्रिपलिंग ऑफ द फूड सप्लाई। ट्रिपलिंग मतलब फूड सप्लाई ट्रिपल बना दिया, जहां पहले 1 क्रॉप होती थी वहां 3 क्रॉप होने लगी। जैसे मान लो जहां 1 क्विंटल क्रॉप होती थी एक ईयर में, ग्रीन रिवॉल्यूशन ने 3 क्विंटल यानी कि 3 गुना कर दिया उसे, है ना, ऐसे समझा रहा हूं, ट्रिपलिंग कर दी फूड सप्लाई की। बट येट इट वाज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, लेकिन यह इनफ नहीं थी ह्यूमन पॉपुलेशन की डिमांड को पूरी करने के लिए। Increase the yield have partially been due to the use of improved crop variety, but mainly due to the use of better management practices and use of agrochemical fertilizers and pesticide। ये क्या है आपके agrochemical से। However, for farmer in the developing world, agrochemical are often too expensive। ठीक है, agrochemical का देखिएगा, agrochemical फूड के प्रोडक्शन तो बढ़ाते हैं लेकिन क्वालिटी कहीं ना कहीं बेकार कर देते हैं क्योंकि केमिकल उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और यह एक्सपेंसिव भी होते हैं, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी नहीं होते हैं, हम बॉडी के लिए हार्मफुल भी होते हैं। एंड फर्दर इंक्रीज इन यील्ड विद एक्सिस्टिंग वेराइटी आर नॉट पॉसिबल यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग। ठीक है, ऑलरेडी जो क्रॉप की ब्रीड एग्जिस्ट करती है वह सफिशिएंट नहीं है, उसमें इतना दम नहीं है कि उसका प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़ जाए। ठीक है, पहले देखिएगा, पहले जो क्रॉप थी वह प्रॉपर अमाउंट में मिनरल्स को यूटिलाइज नहीं कर पाती थी,
तो हमने क्या किया, हमने डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके इस प्रकार की क्रॉप बनाई जो कि कम वाटर में भी ग्रो कर जाए, जो कि कम मिनरल में भी सर्वाइव कर जाए। ठीक है, हाई सैलिनिटी, हाई टेम्परेचर, हाई सैलिनिटी, हाई टेम्परेचर और लो वाटर में भी सर्वाइव कर जाए। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस जिनका कम हो, यानी कि हम देखते हैं ना फसल काटने के बाद हम स्टोर करते हैं तो पड़े पड़े उसमें फफूंद लग जाती है, कवक लग जाते हैं, फंगस लग जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया, डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके इस प्रकार की क्रॉप बनाई ताकि पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस भी कम से कम हो सके। फ्लेवर सेवर टमाटो, फ्लेवर सेवर टोमेटो का यूज एग्जांपल हम पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई कि एग्जिस्टिंग वेराइटी आर नॉट पॉसिबल यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग। पुरानी वेराइटी जो हम पहले से यूज कर रहे हैं उनमें वो दम वाली बात नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। ठीक है, उससे पहले आपकी एनसीईआरटी बताती है कि एज ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक fail to keep pace with demand and to provide sufficient fast and efficient system for crop improvement, another technology called tissue culture। टिश्यू कल्चर का भी यूज किया गया। टिश्यू कल्चर का क्या यूज किया गया, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और पॉपुलेशन की डिमांड को पूरी करने के लिए, फूड की डिमांड को पूरी करने के लिए टिश्यू कल्चर किया गया। टिश्यू कल्चर गॉट डेवलप। व्हाट डज टिश्यू कल्चर मीन? टिश्यू कल्चर मतलब क्या होता है बताइए। टिश्यू कल्चर मतलब होता है कि प्लांट से टिश्यू को अलग करके उसे किसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में ग्रो करना। जैसे मान लीजिए हमें बनाना प्लांट लिया, बनाना प्लांट से उसके टिश्यू को अलग किया, जैसे केलस कहते हैं। ठीक, टिश्यू को अलग किया, केलस किया, उस केलस को न्यूट्रिशन मीडियम में ग्रो करना। ठीक है, उस केलस को या उस टिश्यू को न्यूट्रिशन मीडियम में ग्रो करना टिश्यू कल्चर कहलाता है। आउटसाइड द प्लांट बॉडी, ठीक है, उसे कहते हैं आपका टिश्यू कल्चर। Another technology called tissue culture got developed. What does tissue culture mean? It was learned by scientists during 1950. कब सीखा गया? 1950 में। किसको सीखा गया? टिश्यू कल्चर को। That whole plant, ध्यान सुनिएगा, whole plant taken out and grown in test tube. पूरा प्लांट taken out and grown in a test tube under sterile condition। ठीक है, पूरा प्लांट कहाँ ग्रो किया जाता है? टेस्ट ट्यूब के अंदर। आउटसाइड द प्लांट बॉडी हम एक्सटर्नल आर्टिफिशियल नेचर में या आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में हम क्या करते हैं? स्टेराइल कंडीशन को बनाते हैं जहां हम ग्रो करते हैं टिश्यू के पार्ट को। इन द स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया, दिस कैपेसिटी टू जनरेट ए होल प्लांट फ्रॉम ए सिंगल सेल इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। ठीक है, जब कोई सिंगल सेल कंटिन्यू डिवाइड होकर पूरे प्लांट को ग्रो कर देती है, उसे कहते हैं टोटिपोटेंसी। ठीक है, जब एक सिंगल सेल डिवाइड कर करके क्या कर देती है? नए प्लांट को ग्रो कर देती है। ठीक है, प्लांट को फॉर्म कर देती है, उसे क्या कहते हैं? टोटिपोटेंसी। और इसे कहते हैं टोटिपोटेंट सेल, है ना, टोटिपोटेंसी। और ये आप पे क्या है? टोटिपोटेंट सेल। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल होती है, कंटिन्यू डिवाइड करने की क्षमता रखती है। ओके, यू विल लर्न हाउ टू अकम्प्लिश दिस इन हायर क्लासेस। It is important to stress here that the nutrient medium must provide a carbon source such as sucrose and also inorganic salt। ठीक है, हम जो भी न्यूट्रिएंट मीडियम में केलस को ग्रो करते हैं, टिश्यू को ग्रो करते हैं, उसके अंदर हमें क्या रखना चाहिए? कार्बन भी रखना चाहिए न्यूट्रिएंट में, हमें इनऑर्गेनिक मिनरल्स, विटामिन, सोल्स को रखना चाहिए, एमिनो एसिड को रखना चाहिए ताकि प्लांट को न्यूट्रिशन मिल सके। एंड ग्रोथ रेगुलेटर लाइक ऑक्सीन, हार्मोन भी रखना चाहिए, है ना। हार्मोन की प्रेजेंस में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को करवाने में हेल्प करते हैं। साइटोकाइन इन एटीसी, बाय एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड इट इज पॉसिबल टू अचीव प्रोपोगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। हम इस प्रकार का कल्चर बना के क्या कर सकते हैं? पूरे प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है सर? नहीं आता है। ठीक है, एक बार बस रीडिंग कर लो, क्वेश्चन जहां से आता है वो बताऊंगा। मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट थ्रू विच कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपोगेशन। ठीक है, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपोगेशन। क्या कहेंगे? माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है? एक प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं?
थाउजेंड ऑफ प्लांट थ्रू विच टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपोगेशन। ठीक है, हम टिश्यू कल्चर की हेल्प से थाउजेंड ऑफ प्लांट को बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोपोगेशन। क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोपोगेशन। ईच ऑफ दिस प्लांट विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट। ठीक है, इसमें क्या होता है? जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं ये अपने पेरेंट प्लांट से। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिएगा इसमें किसी भी प्रकार का गेमेट का फ्यूजन हुआ है कि नहीं। एक प्लांट के टिश्यूज को अलग किया, न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला, प्रॉपर अमाउंट में हार्मोन्स वगैरह प्रोवाइड किए, इनऑर्गेनिक एलिमेंट प्रोवाइड किए, ऑर्गेनिक एलिमेंट यानी कि कार्बन प्रोवाइड किया, उसका ग्रो करवाया। तो कहीं ना कहीं एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप होता है ना। टिश्यू कल्चर क्या होता है? टिश्यू कल्चर में हमने क्या किया? प्लांट के से टिश्यू को अलग किया, कंटिन्यू को डिवाइड करवाया न्यूट्रिएंट मीडियम में, उससे नया प्लांट बना लिया। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? तो इसे कहते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन, जिसमें हम क्या करते हैं? थाउजेंड ऑफ प्लांट को बनाते हैं थ्रू टिश्यू कल्चर, इज नोन एज माइक्रो प्रोपोगेशन। Each of this plant will be genetically identical to the original plant from which they were grown. They are somaclone. उन्हें क्या कहते हैं हम? सोमेक्लोन। जो प्लांट हम बनाते हैं ना टिश्यू कल्चर में, उन्हें क्या कहते हैं? सोमाक्लोन। नहीं आएगा क्वेश्चन, फिर भी देख लो, कभी बाई चांस आ जाएगा तो, है ना? देख लो, उन्हें क्या कहते हैं? सोमाक्लोन। Many important food plant like tomato, banana, apple, etc. have been produced on commercial scale using this method. हम टिश्यू कल्चर का यूज करके टोमेटो को बना सकते हैं, बनाना को यूज कर सकते हैं, एप्पल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम टिश्यू कल्चर का यूज करके टोमेटो, बनाना और एप्पल प्लांट को ग्रो कर चुके हैं। ध्यान रख लेना एक बार, किन कौन कौन से? टोमेटो, बनाना और एप्पल। एक और किसी और को दे देगा वो ना, ब्रिंजल एग्जाम्पल दे देगा। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द टिश्यू कल्चर? टोमेटो, बनाना, एप्पल, ब्रिंजल। ठीक है, नहीं क्वेश्चन तो अभी तक नहीं आए हैं, पर मैं बस बता रहा हूं कि इस टाइप से बन सकते हैं। कभी एग्जामिनर ने सोच लिया कुछ अटपटा सा बनाता हूं, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। Have been produced on the commercial scale using this method. Try to visit a tissue culture laboratory with your teacher to better understand. टीचर के साथ जाइए कभी लेबोरेटरी में। ठीक है, आगे बात करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे हम। Another important application of the method is the recovery of healthy plant from disease. ठीक है, recovery of the healthy plant from disease plant. हम क्या कर सकते हैं? disease plant से healthy plant को recover कर सकते हैं। Even if the plant is infected with a virus, the meristematic, apical and axillary is free of virus. यदि even प्लांट के इन्फेक्टेड होते हुए भी उसका एपिकल और एक्सिलरी पार्ट क्या होता है? इनइन्फेक्टेड रहता है। Hence, one can remove the meristematic and grow it in vitro, obtain virus-free plant. ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? कोई प्लांट इन्फेक्टेड है, वायरस से इन्फेक्टेड है, हम क्या करेंगे? एक्सिलरी पार्ट से बर्ड्स को अलग कर लेंगे और उसको टिश्यू कल्चर में ग्रो करके हम डिसीज फ्री प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। Can remove the meristematic and grow it in vitro to obtain virus-free plant. Scientists have succeeded in culturing meristematic of banana, sugarcane and potato. साइंटिस्ट ने क्या कर लिया है? कल्चरिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कल्चर करके बनाना, शुगरकेन एंड पोटैटो को क्या कर लिया है? ग्रो कर लिया है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? ठीक है, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना कम है। अब देखो, सोमेटिक हाइब्रिड क्या होता है? सोमेटिक हाइब्रिड में हम क्या करते हैं? एक प्लांट लेते हैं, उस प्लांट की सेल्स है ना, एक प्लांट की सेल्स और दूसरे प्लांट की सेल लेते हैं, ले ली। अब हम क्या करते हैं? सेल वॉल को ब्रेक कर देते हैं, दोनों प्लांट की सेल वॉल को ब्रेक कर देते हैं और उसके साइटोप्लाज्म को फ्यूज कर देते हैं। इसे हम कहते हैं हाइब्रिड, सोमेटिक हाइब्रिड। इसे क्या कहते हैं हम? सोमेटिक हाइब्रिड। साइंटिस्ट हैव बीन आइसोलेटेड सिंगल सेल फ्रॉम प्लांट, एक प्लांट से सिंगल सेल को आइसोलेट कर ली, एंड आफ्टर डाइजेस्टेड देयर सेल वॉल हैव बीन एबल टू आइसोलेट नेकेड प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब हमने क्या किया? सेल वॉल को ब्रेक करके उसके नेकेड प्रोटोप्लाज्म को ले लिया, सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आइसोलेटेड प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम टू डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लांट, ईच हैविंग डिजायरेबल कैरेक्टर। हमने क्या किया? दो प्लांट लिए जिसके अंदर हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर थे, दोनों की सेल ली, सेल वॉल को ब्रेक कर दिया। तो अब क्या किया हमने? दोनों के प्रोटोप्लास्ट को आपस में मर्ज कर दिया, इसे कहते हैं सोमेटिक हाइब्रिड। Can be fused to get hybrid protoplast. दोनों प्रोटोप्लास्ट मिला दिया, क्या कहेंगे? हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, which can be further grow to form a new plant. This hybrid are called somatic hybrid, while the process is called somatic hybridization. इसे क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन।
इमेजिन ए सिचुएशन व्हेन ए प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो फ्यूज विद द पोटैटो। सोचो क्या होगा यदि आप क्या करोगे, पोटैटो के प्रोटोप्लास्ट को टोमेटो के प्रोटोप्लास्ट से मिक्स कर दोगे। ठीक है, पोटैटो यानी कि आलू और टोमेटो यानी कि टमाटर के प्रोटोप्लास्ट को आपस में फ्यूज कर देंगे तो उसे क्या कहेंगे पोमेटो। उसे क्या कहेंगे पोमेटो, क्योंकि दोनों का प्रोटोप्लास्ट मिक्स हो गया, उसे क्या कहेंगे पोमेटो। अनफॉर्चुनेटली दिस प्लांट डिड नॉट हैव ऑल द डिजायरेबल कॉम्बिनेशन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होगा, इस प्लांट के अंदर जो बना है ना पोमेटो, इसके अंदर दोनों के डिजायरेबल ट्रेट नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें ब्लेंडिंग होगी, क्योंकि हमने सेलेक्ट थोड़ी किया है, हमने तो प्रोटोप्लास्ट को मिक्स कर दिया। हमने ऐसे सेलेक्ट थोड़ी किया है कि डिजायरेबल ट्रेट और फिर मिक्स किया, नहीं, हमने सिलेक्शन नहीं किया। इसका मतलब हमें क्या होता है, देखिएगा, अनफॉर्चुनेटली दिस प्लांट डिड नॉट हैव ऑल द डिजायरेबल कॉम्बिनेशन। सारे डिजायरेबल कॉम्बिनेशन नहीं मिले हमें, ऑल द डिजायरेबल कॉम्बिनेशन नहीं मिले ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फॉर इट्स कमर्शियल यूटिलाइजेशन। ओके, आगे बात करते हैं। Is there any alternative path that our understanding of genetics can show so that farmer may obtain maximum yield from their field? ऐसा कोई तरीका है जिससे फार्मर अपने फील्ड से, खेत से ज्यादा फसल को प्राप्त कर सके? Is there a way to minimize the use of fertilizer? क्या ऐसा कोई तरीका है जिसमें हम कम से कम फर्टिलाइजर का यूज कर सके एंड केमिकल का यूज कर सके कम से कम, so that their harmful effect on our environment are reduced, ताकि इनके हार्मफुल इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट को प्रभावित ना करे। यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज पॉसिबल सॉल्यूशन। तो हम इसका एक सॉल्यूशन है क्या, जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट बैक्टीरिया, फंगी एंड एनिमल whose gene have been alternated by manipulation are called genetic modified organism। हमने क्या किया, प्लांट के, एनिमल सेल्स के, ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है जो आगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अरे डीएनए से जीन, जीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से एंजाइम, एंजाइम से आपके फिनोटाइपिक कैरेक्टर चेंज होते हैं। तो साइंटिस्ट ने सोचा यार इतनी झंझट कौन पाले, ये जो जड़ है ना, जड़ जहां से चेंजेस आते हैं इतने सारे, उसको ही चेंज कर दें, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना दें। ठीक है, जीन्स में, जेनेटिक मटेरियल में चेंज कर दे तो बात की फफूंदी खत्म हो जाएगी सारी। Genetic modified plant have been useful in many ways. Genetic modification has, ठीक है, देखिएगा, अब साइंटिस्ट ने सोचा यदि हम जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट बनाते हैं तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं। इधर देखो, सुन लो आराम से। एक तो वह कम वाटर में ग्रो कर लेगा, ठीक है, कम वाटर में ग्रो कर लेगा और उसकी मिनरल यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, यानी कि जितने भी मिनरल्स हम उसे देंगे सारे को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको यूटिलाइज कर लेगा। साथ ही वह हाई सैलिनिटी यानी कि हाई सेलाइन मीडियम यानी कि हाई लवण है ना, हाई सेलाइन या सोल्टी मीडियम में भी ग्रो कर लेगा, हाई टेम्परेचर को भी सर्वाइव कर लेगा। ठीक है, उसके अंदर पेस्टिसाइड, पेस्ट के अगेन, उसके अंदर पेस्ट के अगेन क्या हो जाएगी, जीन का प्रोडक्शन हो जाएगा, उसके अंदर पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंसी शो हो जाएगी। ठीक है, वह कम से कम डिपेंड हो जाएगा आपके पेस्टिसाइड के ऊपर एंड आपके फर्टिलाइजर के ऊपर। बातें समझ में आ रही है? तो ऐसा प्लांट हमें बनाना है। मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेस लाइक कोल्ड, ड्रॉट, सोल्ट और हीट। इस प्रकार के प्लांट हम बना सकते हैं जो कि कोल्ड, ड्रॉट, सोल्ट और हीट के अगेंस्ट क्या हो, स्ट्रेस शो करे, लेकिन टॉलरेंस शो करे, क्या करे, सहनशीलता शो करे। रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, जो कि कम से कम डिपेंड हो केमिकल पेस्टिसाइड पे। हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, होता है ना, फसल पड़े पड़े खराब हो जाती है, तो इस प्रकार की हमें क्रॉप बनानी है। किससे, जेनेटिक मॉडिफाइड इंजीनियरिंग का यूज करके हमें इस प्रकार की क्रॉप बनानी है जिससे पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस कम से कम हो। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट यानी कि यूटिलाइजेशन क्षमता बढ़ानी है हमें प्लांट की। इनहेंसमेंट न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, गोल्डन राइस, और हम इनसे जो फूड प्राप्त करते हैं उसकी हम न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा सकते हैं, जैसे कि विटामिन ए। विटामिन ए में क्या पाया जाता है, सॉरी गोल्डन राइस में आपका क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। हम क्या करते हैं पता है, क्वेश्चन आया है पीवाईक्यू लिखो, ठीक है, साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, गोल्डन राइस यानी कि नॉर्मल राइस में ऐसी जीन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं
जो कि बीटा कैरोटीन बनाती है। बातें समझना, बीटा कैरोटीन क्या है? प्रीकर्सर है विटामिन ए का, प्रीकर्सर है विटामिन ए का। साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, नॉर्मल राइस के अंदर इस प्रकार की जीन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो कि बीटा कैरोटीन बनाती है, और यही बीटा कैरोटीन है ना प्रीकर्सर होता है विटामिन ए का। हमारे लीवर में भी कैरोटीन होता है ना, बीटा कैरोटीन आपस में अकुमुलेट होकर लीवर के अंदर विटामिन ए को मतलब स्टोर फॉर्म में रखता है। ठीक है, बीटा कैरोटीन लीवर के अंदर विटामिन ए के फॉर्म में स्टोर रहता है। इतनी बातें समझ में आ रही है? इतनी बातें समझ में आ रही है? तो गोल्डन राइस के अंदर विटामिन ए की भरपूर मात्रा पाई जाती है। कैप्सूल तो मिलते हैं चावल में, लेकिन हमने क्या किया, गोल्डन राइस बना दिए जो कि विटामिन ए से भरपूर थे। इन एडिशन, पीवाई क्यों आया हुआ है देख लो। In addition to these uses, genetic modify has been used to create tailor-made plant to supply alternate resources to industry in the form of starch, fuel and pharmaceuticals. ठीक है, साथ ही हम इन प्लांट का यूज कर रहे हैं फ्यूल्स के लिए, फार्मास्यूटिकल के लिए, मेडिकल के लिए और आपके स्टार्च के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। इतनी बातें समझ में आएगी। अब देखो बीटी कॉटन, अब हमने क्या बनाई है, इस प्रकार की क्रॉप बनाई है हमने। जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप की बात करेंगे। अब हम इधर सुनिएगा, बीटी कॉटन हमने बनाई है। बीटी कॉटन क्या है? एक कॉटन की प्रजाति है। क्या है? कॉटन की प्रजाति है। आइए बात करते हैं। बीटी कॉटन, सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस थुरिनजिसिस, एक बैक्टीरिया होता है। Some strain of Bacillus thuringiensis produce protein that kill certain insects and such as leptopterans, tobacco budworm, armyworm, coleopterans, beetles and dipterans, fly and mosquito. Bacillus thuringiensis form protein crystal during a particular phase of their growth. This crystal contain a toxic insecticidal protein. एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है जिसमें, why does this toxin not kill the bacillus? Actually, the Bt toxin protein exists as inactive prototoxin, but once the insect ingests the inactive toxin, ठीक है, छोड़ो, इधर देखो, आराम से इधर देखो, एनसीईआरटी को छोड़ो। एनसीईआरटी कहती है कि मान लीजिए ये कोई लीफ है, ठीक है, इस लीफ पे कौन रहेगा? इस लीफ को जब कोई इंसेक्ट कंज्यूम करता है, और इस लीफ पे आपकी क्या है? बैसिलस थुरिनजिसिस बैक्टीरिया है। क्या है? थुरिनजिसिस बैक्टीरिया। ठीक है, जब इसको कोई इंसेक्ट कंज्यूम करता है, देखिएगा मान लीजिए किसी इंसेक्ट ने इसको कंज्यूम किया, इस लीफ को, इस प्लांट को, है ना, इंसेक्ट ने कंज्यूम किया, तब यह बैसिलस थुरिनजिसिस एक इनएक्टिव टॉक्सिन क्या रिलीज करता है? एक इनएक्टिव टॉक्सिन रिलीज करता है। इनएक्टिव टॉक्सिन रिलीज करता है जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोटॉक्सिन। ठीक है, प्रोटॉक्सिन। जब यह इंसेक्ट इसको कंज्यूम करता है, इधर सुनिएगा, जब ये इंसेक्ट इसे कंज्यूम करता है, क्या करता है? ये इंसेक्ट इसको कंज्यूम करता है, तो इसी गट में एल्केलाइन मीडियम होने की वजह से यह प्रोटॉक्सिन एक्टिव हो जाता है, एक्टिव टॉक्सिन हो जाता है, जो कि इस इंसेक्ट की गट की एपिथेलियम में पोर्स क्रिएट कर देता है। क्या क्रिएट कर देता है? पोर्स क्रिएट कर देता है, जिससे इस इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। बातें समझ में आ रही है? बीसी थुरिनजिसिस एक बैक्टीरिया होता है जो कि आपके प्लांट के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, किसी प्लांट के ऊपर पाया जाता है। जब इंसेक्ट इसको कंज्यूम करता है, इसकी लीफ को, तो बैसिलस थुरिनजिसिस एक इनएक्टिव टॉक्सिन, प्रोटॉक्सिन को रिलीज करता है। जब ये इंसेक्ट इस प्रोटॉक्सिन को कंज्यूम करता है, और यह प्रोटॉक्सिन कहाँ जाता है? इसके गट में जाता है। कहाँ जाता है? इसके गट में जाता है। तो गट में जाने के बाद यह ड्यू टू एल्कलाइन मीडियम, क्वेश्चन आया है, लिखो पीवाईक्यू, ड्यू टू एल्कलाइन मीडियम, यह एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बाइंड विथ एपिथेलियम ऑफ गट एंड क्रिएट पोर, एंड पोर्स को क्रिएट कर देता है, जिससे आपके
इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो साइंटिस्ट ने सोचा ये तो बड़े कमाल की चीज है। कलाम की क्या, ये तो बड़े कमाल की चीज है। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा, साइंटिस्ट ने किया कि क्यों ना हम बेसिलस थुरिनजिसिस बैक्टीरिया से इस जीन को अलग कर ले, तो क्योंकि प्रोटॉक्सिन बनाती है, और इस जीन को अलग कर ले जो प्रोटॉक्सिन बनाती है, और उसे हम किसको दे दें, प्लांट के अंदर इंसर्ट कर दें। बात तो कमाल की है। साइंटिस्ट ने सोचा हाँ यार, इस जीन को अलग कर लेते हैं जो कि प्रोटॉक्सिन बनाती है, और उस जीन को इंट्रोड्यूस कर देंगे प्लांट के अंदर, तो जब भी कभी इंसेक्टिसाइड उसको कंज्यूम करेगा प्लांट को, तो उसकी डेथ हो जाएगी। बात तो काफी प्यारी समझाई है ना, साइंटिस्ट लोगों ने काफी अच्छी सोची। तो उन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने क्या किया, इस तरह के जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट बनाए। इन्होंने क्या किया, जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट बनाए। ठीक है, देखो फिर से, बीटी कॉटन, सम स्ट्रेन ऑफ बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट्स सच एज लेपिडोप्टेरन। लेपिडोप्टेरन में कौन कौन आते हैं, तंबाकू, टोबैको बर्ड वर्म, आर्मी वर्म। ठीक है, इधर सुनो, ध्यान से सुनो। लेपिडोप्टेरन में कौन आता है, टोबैको बर्ड वर्म। क्वेश्चन आता है, लिखो PYQ आया हुआ है। ठीक है, लेपिडोप्टेरन्स, यह बेसिलस thuringiensis जीन या बेसिलस thuringiensis जीन किस किस इंसेक्ट को इफेक्ट करती है, किस किस इंसेक्ट को प्रभावित करती है। तो हम बात करेंगे लेपिडोप्टेरन्स को इफेक्ट करती है। लेपिडोप्टेरन के अंदर आता है टोबैको बर्ड वर्म, कॉर्न बोरर, टोबैको बर्ड वर्म, कॉर्न बोरर, आर्मी वर्म। ठीक है, टोबैको बर्ड वर्म, कॉर्न बोरर, आर्मी वर्म को यह इफेक्ट करती है। इतनी बातें समझ में आई, इतनी बातें आपको समझ में आई। ठीक है, और सुनो, साथ ही यह कॉटन बोलवर्म को भी इफेक्ट करते हैं। लेपिडोप्टेरन के अंदर कौन कौन आते हैं, टोबैको बर्ड वर्म आते हैं, कॉर्न बोरर आते हैं, आर्मी वर्म आते हैं, और आपके कॉटन बोलवर्म आते हैं। क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में देता है, सुन लेना एक बार। लेपिडोप्टेरन में कौन कौन आते हैं, ये सारे इंसेक्ट आपके आते हैं। अब इधर देखो, कोलियोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स में कौन आते हैं, बीटल्स आते हैं। ठीक है, एक होता है आपके कोलियोप्टेरन्स हो गए, एक होते हैं डिप्टेरन्स। डिप्टेरन्स में कौन आते हैं, आपके फ्लाइज एंड मॉस्किटो। कौन आते हैं डिप्टेरन्स में, फ्लाइज एंड मॉस्किटो। बातें समझ में आ रही है। तो आपसे पूछ लेगा बेसिलस thuringiensis किन किन को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो लेपिडोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स एंड डिप्टेरन्स, ये मैच द फॉलोइंग के लिए दे देगा। एक तरफ आपको उनकी प्रजातियां दे देगा और दूसरी तरफ आपके एग्जांपल दे देगा। बेसिलस thuringiensis फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। ठीक है, वह एक प्रोटीन क्रिस्टल को फॉर्म करती है उनके फेज के दौरान। ठीक है, ग्रोथ की फेज के दौरान। दिस क्रिस्टल कंटेन ए टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। ठीक है, ये जो टॉक्सिन ये बनाते हैं, ये कौन से होते हैं, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होते हैं। व्हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बेसिलस, यह टॉक्सिन बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया के अंदर बनता है तो इसको खुद को क्यों नहीं मारता है, क्योंकि देखिएगा, क्योंकि यह टॉक्सिन बेसिक मीडियम में एक्टिव होता है। ठीक है, और इंसेक्ट की जो गट होती है उसका पीएच कैसा होता है, उसका पीएच होता है आपका बेसिक मीडियम का। और जब हम बात करें बेसिलस thuringiensis के अंदर यह इनएक्टिव फॉर्म में होता है, क्योंकि वहाँ का मीडियम कैसा होता है, एसिडिक होता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है गट में, इंसेक्ट की गट में पोर्स क्यों बनते हैं, क्योंकि यह प्रोटॉक्सिन एल्केलाइन या बेसिक मीडियम में ही क्या होता है, एक्टिव होता है। इस वजह से इंसेक्ट में पोर्स क्रिएट हो जाते हैं। व्हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बेसिलस, बता दिया आपको उदाहरण। एक्चुअली द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट, जैसे इंसेक्ट इसको इंजेस्ट करता है, द इनएक्टिव टॉक्सिन इट इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन ड्यू टू एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट। लगाओ स्टार मार्क, लगाओ स्टार मार्क। ड्यू टू एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट विच सोल्यूबलाइज, ठीक है,
The crystal, the activated toxin bind to the surface of midgut epithelium cell and create pores that cause cell swelling and lysis and eventually cause death of the insect. ठीक है, और इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। चलिए आगे बात करें। अब सुनो, बेस्ती टॉक्सिन, ठीक है, इस टॉक्सिन को एक जीन कोड करती है जिसका नाम होता है क्राइजीन। क्या होता है? क्राइजीन। अब ये क्राइजीन अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है, अलग अलग इंसेक्ट में यह क्राइजीन अलग अलग होती है। क्राई फर्स्ट ए बी, क्राई फर्स्ट ए बी एंड क्राई सेकंड ए सी। ध्यान से सुनिएगा बात, क्राई फर्स्ट ए बी एंड क्राई फर्स्ट ए बी, ध्यान से सुनिएगा, क्राई फर्स्ट ए बी कंट्रोल कॉर्न बोरर। क्राई करूंगा अब कॉर्न के लिए, ऐसे याद कर लो, ट्राई करूंगा फर्स्ट बार अब कॉर्न के लिए, या फिर ऐसे याद कर लो, फर्स्ट आ रहा है, ए बी भी पहले पहले आते हैं, देखो क्राई फर्स्ट और ए बी भी फर्स्ट फर्स्ट में आते हैं, तो क्राई फर्स्ट ए बी कॉर्न बोरर, क्राई फर्स्ट ए सी एंड क्राई सेकंड ए बी कॉटन बोलवर्म। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है, ठीक है, अलग अलग क्राइजीन अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग प्रोटॉक्सिन, मतलब प्रोटॉक्सिन को कोड करती है, ठीक है, अलग अलग जीन अलग अलग क्राइजीन अलग अलग इंसेक्ट में, ठीक है, अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग क्राइजीन इस प्रोटीन को कोड करती है। देख लो, क्राई फर्स्ट ए बी, क्राई फर्स्ट ए बी, क्राई फर्स्ट ए बी कॉर्न बोरर के अंदर इस प्रोटॉक्सिन को कोड करती है। जबकि बात करें क्राई फर्स्ट ए सी एंड क्राई सेकंड ए बी एंड क्राई सेकंड ए बी आपके कॉटन बोलवर्म के अंदर इस प्रोटीन को कोड करती है, ठीक है, और यह इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होती है। देखना ये क्या होती है? इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। क्राइजीन क्या होती है? इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, यानी कि, ठीक है, देखिएगा मेरी बात ध्यान सुनिएगा, बीडी टॉक्सिन क्या होती है? आपकी इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, ठीक है, प्लांट ग्रुप स्पेसिफिक नहीं होती है। जिस प्रकार का इंसेक्ट आएगा उस प्रकार की आपकी टॉक्सिन यह प्रोड्यूस होगी, ठीक है, बातें समझ में आ रही है? इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होती है। स्टार मार्क जहां जहां पे मैं आपको देखो अंडरलाइन कर रहा हूँ, स्टार मार्क लगा लो, उससे क्वेश्चन आते हैं। ओके, क्वेश्चन यहां से छपते हैं, स्टार मार्क लगा लो इन पे। अब इधर देखो, अब हम बात करेंगे, देखो आप जो फर्स्ट देख रहे हो ना, ये ए एंड बी, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। ए क्या है? डिस्ट्रॉय बाय बोलवर्म एंड बी फुली मैच्योर कॉटन बोलवर्म, ठीक है, ये जो है ना, देखो बोलवर्म ने फर्स्ट डायग्राम को, फर्स्ट ए को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जबकि बी क्या है आपका? फुल्ली मैच्योर कॉटन बोल, और यह कॉटन बोल खराब हो चुकी है। पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, अबे हम क्या बनाना है? अब हमें बनाना है पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। अब हमें बनाना है पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। कैसे प्लांट बनाना है? पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बनाना है, ठीक है, रीड करो इसको एक बार, ठीक है। जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट के अंदर अब हम बात करेंगे पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। किसकी बात करेंगे? ऐसे प्लांट जो कि पेस्ट के लिए रेजिस्टेंस शो करते हैं। इसका एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है कि several nematode parasite, several nematode parasite, a wide variety of plant and animal including human being, a nematode Melodygyne incognita, ठीक है, Melodygyne incognita, Melodygyne incognita क्या होता है? हार्मफुल होता है, पैथोजेनिक होता है, किसके लिए? तंबाकू प्लांट के लिए, टोबैको प्लांट के लिए, ठीक है। A nematode Melodygyne incognita infect the root of tobacco plant, ठीक है, ये क्या होता है? निमेटोड होता है। क्या नाम है इसका? निमेटोड Melodygyne incognita infect the root of tobacco plant and cause a great reduction in yield, और इसकी yield पे, उत्पादन में कई रिडक्शन होता है, कमियां होती है। A novel strategy was adopted to prevent this infestation which was based on the process of RNA interference। एक प्रोसेस जिहाद की है साइंटिस्ट लोगों ने जिसका नाम है RNA interference। क्या होता है बताऊंगा। RNA interference take place in all eukaryotic organism। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया है, इससे लगा स्टार मार्क, ठीक है। आरएनए
इंटरफेरेंस टेक्निक यूज्ड इन ऑल यूकेरियोटिक, प्रोकैरियोटिक नहीं, ऑल यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज ए मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस। इसको भी लगाओ स्टार मार्क PYQ, एज ए मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस। किस मेथड की तरह? सेल्यूलर डिफेंस मेथड की तरह। बातें समझ में आ रही है? दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA due to complementary double-strand RNA molecule that bind to and prevents translation of the mRNA। ठीक है, देखिएगा, इसे समझो, इसको समझना पड़ेगा। अब देखो, इधर देखो, यूकेरियोटिक सेल के अंदर क्या पाई जाती है? RNA इंटरफेरेंस डिफेंस मैकेनिज्म पाई जाती है, जो कि एक सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म है। इधर सुनो, जब भी कोई वायरस सेल्स के अंदर, यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर इंटर करता है, ठीक है, यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर कोई भी वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करता है, तब डबल स्टैंडर्ड RNA का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है? dsRNA, डबल स्टैंडर्ड RNA। उस कंडीशन में क्या होगा? अब इसका ट्रांसक्रिप्शन जब होगा तो इससे क्या बनेंगे? सेंस RNA। ठीक है, सेंस और एंटी सेंस RNA होते हैं, आपको पता हो। सेंस RNA क्या करेगा? दिस इज योर सेंस RNA। सेंस RNA से क्या बनेगा? आपका प्रोटीन बनेगी। सेंस RNA से आपकी क्या बनेगी? प्रोटीन बनेगी। ठीक है, और एंटी सेंस RNA से क्या बनेगी? प्रोटीन बनेगी। लेकिन यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? RISC कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? RISC कॉम्प्लेक्स, RNA इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स मिलता है? RNA इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स मिलता है, जो कि सेंस RNA को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या कर देता है? सेंस RNA को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस सेंस RNA को क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। कौन? यह RISC इस सेंस RNA को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे आपकी ना तो mRNA से प्रोटीन नहीं बनेगा, सेंस mRNA से आपका प्रोटीन नहीं बनेगा, क्योंकि यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है RISC। रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, क्या मिलता है? RNA इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। क्या मिलता है? RNA इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स मिलता है, जो कि क्या करता है? आपके यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर सेंस RNA को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या कर देता है? सेंस RNA को डिस्ट्रॉय कर देता है। कौन कर देता है? RISC। जैसे ही कोई वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, समझ लो एक और बार, जैसे ही कोई वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर इंटर करता है, तो उससे क्या बन जाता है? आपका बाई चांस डबल स्टैंडर्ड RNA का फॉर्मेशन हो जाता है। डबल स्टैंडर्ड RNA क्या करेगा? डबल स्टैंडर्ड RNA में आपके जो सेंस RNA होता है, क्योंकि आगे जाके प्रोटीन बनाता है, उसको यह RNA इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स को, कौन? RISC, RNA इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, यह क्या करेगा? इस mRNA को, कौन से? सेंस mRNA को डिस्ट्रॉय कर देगा। क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। अरे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस को ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, हम प्रोटीन ही नहीं बनने देंगे। हमारी बॉडी के अंदर RISC, कौन सा? RNA इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन ही नहीं होने देगा। ठीक है, तो इस प्रकार की सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म, ये क्या है? आपकी सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करते हैं हम पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बनाने के लिए। बातें समझ में आ रही है? बातें समझ में आ रही है? तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि यार यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर RISC पाया जाता है, तो क्यों ना हम इस RISC का यूज कर ले, RNA इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, RISC के अंदर RNA इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स का यूज करके हम पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं?
साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इस dsRNA को, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड RNA को मॉडिफाई किया और इंसर्ट कर दिया आपके, इधर सुनो ध्यान से, एक बार ध्यान से समझो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ध्यान से समझो। इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस, किसके तरह, सेल्यूलर डिफेंस की तरह। दिस मेथड मॉलिक्यूल्स दैट बाइंड टू एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ mRNA इज कॉल्ड साइलेंसिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम mRNA का जो एंटीसेंस RNA है, ठीक है, जो कि हमारी सेल्स के पाया जाता है, इधर देखो हमने क्या किया, हमने अभी क्या किया, सेंस mRNA को डिस्ट्रॉय कर दिया विद द हेल्प ऑफ RISC कॉम्प्लेक्स। अब इस सेल्स के अंदर क्या है आपके, इस सेल्स के अंदर क्या है, एंटीसेंस RNA है, क्या है, एंटीसेंस RNA है। इस सेल्स के अंदर क्या है, बस एंटीसेंस RNA बचे हुए हैं, जो कि प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं, ठीक है, सेंस RNA ही प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यह एंटीसेंस RNA, अब देखो इधर देखो ध्यान से, जब कभी मिलोइडिगाइनी इनकोग्निशिया, ठीक है, इस प्लांट के अंदर, प्लांट की सेल्स के अंदर आएगा, प्लांट की सेल्स के अंदर आएगा, तो उससे देखेगा जैसे ही वो प्लांट की सेल को इन्फेक्ट करेगा, प्लांट की सेल को इन्फेक्ट करेगा, तो उसका सेंस RNA इस एंटीसेंस RNA के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा, उसका सेंस RNA इसके एंटीसेंस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा, इससे आपका डबल स्ट्रैंडेड RNA का फॉर्मेशन हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है। जैसे ही इधर सुनिएगा, हमने क्या किया, इस प्लांट की सेल को मॉडिफाई कर दिया, इस प्लांट की सेल को मॉडिफाई कर दिया, यानी कि हमने इसके लिए पहले से इसके अंदर वैक्सीन तैयार, इसके अंदर पहले से ही एंटीसेंस RNA बना के रख दिया, ठीक है। इधर सुनो, हमने क्या किया, बेसिकली हमने क्या किया, मॉडिफाई किया प्लांट को, किससे मॉडिफाई किया, हमने उस प्लांट की सेल्स के अंदर पहले ही हमने मॉडिफाई करके क्या कर दिया, हमने उस प्लांट की सेल के अंदर सेंस RNA को तो डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए जेनेटिक मटेरियल को क्या किया, पहले मॉडिफाई किया, तो क्या किया, मॉडिफाई किया विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। अब हमने क्या किया, जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई किया, जिससे इसकी दोनों चेन आप क्या कर सकती है, दोनों चेन सेंस और एंटीसेंस बना सकती है। बातें समझ में आ रही है। उसे प्लांट सेल के अंदर डाल दिया। जब हमने उस प्लांट सेल के अंदर डाला, तो अब देखिएगा प्लांट सेल के अंदर सेंस RNA तो डिस्ट्रॉय हो गया विद द हेल्प ऑफ RISC। अब यहाँ पे सिर्फ एंटीसेंस RNA होगा, क्या होगा, एंटीसेंस RNA होगा, एंटीसेंस mRNA होगा। जैसे इनकॉग्निटा, ठीक है, मिलोइडिगाइनी इनकॉग्निशिया इसके अंदर एंटर करता है, तो उससे उसकी क्या बन जाती है, सेंस और एंटीसेंस के पास कॉम्प्लीमेंट्री साइड होती है, सेंस और एंटीसेंस के पास कॉम्प्लीमेंट्री साइड होती है, जिससे वह किसके साथ, एंटीसेंस के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। मिलोइडिगाइनी इनकॉग्निशिया के पास सेंस mRNA था, यह सेंस mRNA आपके इस प्लांट सेल की एंटीसेंस mRNA के साथ, ठीक है, एंटीसेंस mRNA के साथ जुड़ के क्या बना लेता है, एंटीसेंस mRNA के साथ जुड़ के कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंड RNA बना लेता है, ठीक है। इसे कहते हैं साइलेंसिंग ऑफ mRNA या फिर सेंस RNA। यह कॉन्सेप्ट था, ओके। इसके लिए उन्होंने किसका यूज किया था, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का यूज किया था। निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट। द इंट्रोडक्शन ऑफ DNA वाज सच दैट इट प्रोड्यूस्ड बोथ सेंस एंड एंटीसेंस, ठीक है। बातें समझ में आ रही है।
बातें समझ में आ रही है क्या कहना चाहता हूं मैं, कि उन्होंने जब मॉडिफाई जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई किया तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, ठीक है, जब भी हम प्लांट सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट देखते हैं, वेक्टर देखते हैं, तो हम क्या लेते हैं, टीआई प्लाज्मिड को लेते हैं ना। हाँ, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, जिसे हम टीआई प्लाज्मिड कहते हैं, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट। हमने क्या किया, इस प्रकार से क्या किया, हमने पहले निमेटोड को लिया, निमेटोड की जीन को लिया, ठीक है, निमेटोड की जीन के अंदर निमेटोड के जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई किया, जिसे हमने, ध्यान से सुन लो, हमने निमेटोड के जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई किया, तो देखिएगा ध्यान से, जिसे जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई किया, तो अब इसकी दोनों स्ट्रैंड से क्या बनेंगे, आपके सेंस और एंटीसेंस बनेंगे, जिसे हमने क्या किया, मॉडिफाई किया इसको, जेनेटिक मटेरियल ऑफ निमेटोड को, और उसको ट्रांसलेट कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर। तो प्लांट सेल के अंदर निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट। The introduction of DNA was such that it produced both sense and antisense। इससे क्या हुआ, सेंस mRNA और एंटीसेंस mRNA बना। एंटीसेंस RNA in the host cell, these two RNAs being complementary to each other form a double strand that initiated RNA interference and thus silence the specific mRNA of the nematode. The consequence was that the parasite could not survive in a transgenic host expressing a specific interference RNA. The transgenic plant therefore got itself protected from the parasite। इतनी बातें समझ में आई, कुछ भी नहीं है। RISC क्या करेगा, सेंस RNA को कट करेगा, एंटीसेंस को रहने देगा। बात समझ लो, ये से क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये सेल्यूलर डिफेंस का मेथड है ना, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, RNA इंटरफेरेंस का यूज करते हैं, RNA इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स का यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, सेंस mRNA को डिस्ट्रॉय करता है, बस सिर्फ एंटीसेंस RNA को रहने देता है। जब निमेटोड इस प्लांट को इफेक्ट करेगा तो निमेटोड की एंटीसेंस mRNA इस प्लांट की सेंस RNA के साथ, सॉरी, इस निमेटोड की सेंस mRNA, निमेटोड की सेंस RNA इस प्लांट की एंटीसेंस RNA के साथ जुड़ के क्या बना देगी, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड RNA बना देगी, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, स्प्लाइसिंग ऑफ, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, RNA इंटरफेरेंस स्प्लाइसिंग साइलेंसिंग क्या हो जाएगी, साइलेंसिंग हो जाएगी आपके सेंस RNA की, ठीक है। अब इधर देखो, होस्ट प्लांट रीजनरेटेड डबल स्ट्रैंडेड RNA। होस्ट प्लांट ने क्या किया, होस्ट प्लांट ने जनरेट कर लिया डबल स्ट्रैंडेड RNA, एक तो खुद का एंटीसेंस RNA और एक निमेटोड का सेंस RNA, दोनों निमेटोड का सेंस RNA और खुद का एंटीसेंस RNA ने आपस में मिलकर क्या कर लिया, कॉम्प्लीमेंट्री साइट बना ली। होस्ट प्लांट रीजनरेट डबल स्ट्रैंडेड RNA ट्रिगर प्रोटेक्शन अगेंस्ट निमेटोड इन्फेस्टेशन। रूट ऑफ टिपिकल कंट्रोल प्लांट, ट्रांसजेनिक प्लांट रूट 5 डे आफ्टर डिबिलरेशन। इधर देखो, ये जो डायग्राम दिखाया गया है, ए रूट ऑफ टिपिकल कंट्रोल प्लांट, रूट ऑफ टिपिकल कंट्रोल प्लांट, बी इज ट्रांसजेनिक प्लांट रूट 5 डे आफ्टर डिलिबरेट इन्फेक्शन ऑफ निमेटोड बट प्रोटेक्टेड थ्रू नोवल मैकेनिज्म, ठीक है। बी वाला प्रोटेक्टेड है, ए इज इन्फेक्टेड है। जब हमने इसमें मॉडिफाई किया, ठीक है, RISC कॉम्प्लेक्स का यूज किया, मॉडिफाई किया प्लांट को, तो यह किस प्रकार से नॉन इन्फेक्टेड है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी यूजेस इन मेडिसिन। किसकी बात करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुन लो, ठीक है। जब हमने पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट की बात करी तो उसमें आपको क्या याद रखना है, RNA इंटरफेरेंस याद करना है, RNA इंटरफेरेंस और BT टॉक्सिन या बेसिलस थुरिनजिसिस के बारे में याद रखना है। बेसिलस थुरिनजिसिस क्या होते हैं, बेसिलस थुरिनजिसिस बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके BT टॉक्सिन को रिलीज करते हैं। यह BT टॉक्सिन आपके बैक्टीरिया को इफेक्ट नहीं करते हैं, बेसिलस थुरिनजिसिस को इफेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि यह BT टॉक्सिन एक प्रोटॉक्सिन, BT टॉक्सिन क्या होती है, राइजीन इन्हें कोट करती है, जो कि हाईली टॉक्सिक होते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया को इफेक्ट नहीं करेगी, बेसिलस थुरिनजिसिस को इफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही मेरी बात सुनिएगा, बेसिलस थुरिनजिसिस को इंसेक्ट कंज्यूम करेंगे, इंसेक्ट जैसे ही लीफ को खाएंगे तो बैक्टीरिया उसकी गट में चल जाएंगे, और गट में जाने के बाद ड्यू टू एल्कलाइन मीडियम, बेसिक मीडियम की वजह से यह प्रोटॉक्सिन एक्टिव हो जाएंगे और आपके इंसेक्ट की गट में पोर्स क्रिएट कर देंगे, जिससे इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। बातें समझ में आई। वैसे ही हम बात करेंगे आपके मिलोइडिकाइनी इनकोग्निशिया, टोबैको की रूट को इफेक्ट करता है। तो हमने क्या किया, मिलोइडिकाइनी इनकोग्निशिया क्या करता है,
मेलोडिगाइनी इनकोग्निशिया टोबैगो की रूट को अफेक्ट करता है। तो हमने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया, टोबैगो को मॉडिफाई कर दिया। कैसे कर दिया, हमने टोबैगो के अंदर मॉडिफाइड जेनेटिक मटेरियल डाल दिया, और उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, टोबैगो के अंदर, टोबैगो में RISC मिलता है, RNA इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स मिलता है। जैसे ही डबल स्टैंडर्ड DNA से आपका mRNA बनता है, mRNA से सेंस mRNA से प्रोटीन बनती है, सेंस mRNA को तो वह RISC डिस्ट्रॉय कर देता है। अब उसके अंदर एंटी सेंस RNA होता है, ठीक है, एंटी सेंस RNA होता है, एंटी सेंस RNA होता है। जब कोई निमेटोड इस टोबैगो की रूट को इफेक्ट करता है, तब वह उसके रूट में इंटर करता है, तो वह देखता है सेल्स के अंदर ऑलरेडी एंटी सेंस RNA बना हुआ है, और निमेटोड के पास क्या होता है, सेंस mRNA। तो ये दोनों आपस में जुड़ के क्या बना देते हैं, डबल स्टैंडर्ड RNA बना देते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आई, यही बात आपको ध्यान में रखनी थी। अब मेडिसिन में हम यूज करेंगे, तो मेडिसिन में हम देखिएगा, फटाफट से देखिएगा, The recombinant DNA technology processes have made immense impact in the area of healthcare by enabling mass production of safe and more effective therapeutic drugs. Medicine drugs का हम यूज कर रहे हैं, बना रहे हैं। Further, the recombinant therapeutic do not induce unwanted immunological, ठीक है, therapeutic do not induce unwanted immunoglobulin response as is common in case of similar product isolated from non-human sources. At present, about 30 recombination, अभी हमने 30 recombinant therapeutics have been approved, ठीक है, 30 recombinant therapeutic medicine have been approved for human uses the world over। वर्ल्ड के अंदर 30 therapeutics का हमने अप्रूवल ले लिया है, जबकि 12 ऑफ दिस आर प्रेजेंट बीइंग मार्केट, जिसमें से अभी तक 12 मार्केट के अंदर मार्केटिंग हो रही है, ठीक है, 12 थेरेप्यूटिक्स की मार्केटिंग हो रही है, जबकि 30 के लिए, ध्यान रखना, 30 के लिए अप्रूव हो चुका है, ठीक है। DNA टेक्नोलॉजी ने मचाया है किसके अंदर, मेडिसिन के अंदर, ठीक है। हमने ह्यूमुलिन बना लिए, ठीक है, हमने आर्टिफिशियल इंसुलिन बना लिए, ठीक है, जहां हम पहले पोर्क के लीवर से हम क्या बना रहे थे, इंसुलिन बना रहे थे, लेकिन उससे एलर्जी हो रही थी, ठीक है, ह्यूमन के अंदर एलर्जी हो रही थी, तो हमने क्या किया, आर्टिफिशियल इंसुलिन बना लिए हैं, हमने आर्टिफिशियल मेडिसिन बना ली है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही है। Management of all adult ones and diabetes is possible by taking insulin at regular time interval। इंसुलिन को हमें रेगुलर टाइम इंटरवल पर लेना पड़ता है यदि आप डायबिटीज के पेशेंट हो। What would a diabetic patient do if enough human insulin was not available? क्या होगा जब डायबिटिक पेशेंट को आपका इंसुलिन नहीं मिलेगा सफिशिएंट। इफ यू डिस्कस, क्या होगा बताओ, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो बेसिकली इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाएगा, है ना, ग्लाइकोसूरिया हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी। If you discuss this, you would soon realize that one would have to isolate it and use insulin from other animal. Would the insulin isolated from the other animal be just as effective as that secreted by human body? नहीं, बाहर की बॉडी से इंसुलिन लोगे तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, ठीक है, एलर्जी कोज करेगा बॉडी itself, and would it not elicit an immune response in the human body, ठीक है, यह हमारी इम्यून बॉडी को रेस्पॉन्स को एक्टिव कर देगा, एलर्जी काज करेगा। Now imagine if bacterium were available that could make human insulin, क्या ऐसे बैक्टीरिया अवेलेबल है जो कि ह्यूमन इंसुलिन को बना सकते हैं। Suddenly the whole process becomes so simple। यदि कोई बैक्टीरिया ह्यूमन इंसुलिन को बना देगा तो पूरी ही प्रोसेस सिंपल हो जाएगी। You can easily grow a large quantity of the bacteria and make as much insulin as you need। हम बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। Think about whether insulin can be orally administered to diabetic people or not। ठीक है, क्या orally हम इसको दे सकते हैं? नहीं, orally नहीं दे सकते हैं। Insulin used for diabetic was earlier extracted from the pancreas of the slaughtered cattle and pig। ठीक है, केटल और पिग की लीवर से हम इसको अलग करते थे, ठीक है, कहाँ से, पहले केटल और पिग से इंसुलिन को अलग करते थे, पेटल और पिग के लीवर से, ठीक है। इंसुलिन फॉर्म एनिमल सोर्सेज थ्रू कॉज सम पेशेंट टू डेवलप एलर्जी कॉज करती थी, और अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन टू द फॉरेन प्रोटीन। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, ए चेन एंड बी चेन। इंसुलिन किससे बने होती है, आपके ए चेन और बी चेन से, ठीक है, जो कि आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट रहते हैं। लिखो PYQ क्वेश्चन आया है यहाँ से।
ठीक है, बातें समझ में आ रही है? इधर देखो, इंसुलिन की स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इंसुलिन के अंदर देखो ध्यान से, इंसुलिन के अंदर आपके ए चेन और बी चेन एंड सी चेन पाई जाती है। कौन कौन सी? ए बी, ए चेन, ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड और सी पेप्टाइड पाए जाते हैं। ठीक है, जब एक सी पेप्टाइड ए बी पेप्टाइड से जुड़ा होता है उसे कहते हैं प्रो इंसुलिन। क्या कहते हैं? प्रो इंसुलिन, इसे कहते हैं प्रो इंसुलिन। लेकिन जब हम इस सी पेप्टाइड को ए और बी पेप्टाइड से अलग कर देते हैं तो इसे कहते हैं एक्टिव इंसुलिन। क्या कहेंगे? प्रो इंसुलिन या इंसुलिन। और ये फ्री सी पेप्टाइड, जब हम ए बी पेप्टाइड से सी पेप्टाइड को अलग कर देंगे तो इसे कहेंगे एक्टिव इंसुलिन। क्या कहेंगे? एक्टिव इंसुलिन। ठीक है, इसी प्रोसेस को कहते हैं मैच्योरेशन। ठीक है, जब प्रो इंसुलिन यानी कि ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड और सी पेप्टाइड में से हम सी पेप्टाइड को अलग कर देते हैं तो इंसुलिन का फॉर्मेशन हो जाता है और मैच्योरेशन ऑफ इंसुलिन हो जाता है। दिस इज प्रो मैच्योर एंड दिस इज मैच्योर इंसुलिन। बातें समझ में आ रही है? बातें समझ में आ रही है? अब साइंटिस्ट लोग ने क्या किया पता है? साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, एसी जीन जो कि ए पेप्टाइड को बनाती है उसे ई कोलाई में डाल दिया, एसी जीन जो कि बी पेप्टाइड को बनाती है उसे ई कोलाई में डाल दिया। अब देखो, ठीक है, ए पेप्टाइड को बनाने वाली जीन ए पेप्टाइड को बना देगी ई कोलाई में। ठीक है, दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, दूसरे ई कोलाई के अंदर देखोगे आप, दूसरे ई कोलाई के अंदर बी चेन, बी जीन मतलब बी पेप्टाइड को बनाने वाली जीन क्या बना देगी? बी पेप्टाइड, और उसे हम किससे जोड़ देंगे? डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ देंगे तो आपकी इंसुलिन तैयार हो जाएगी। ठीक है, और इनके बीच में क्या पाया जाता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है। भूलना मत, क्वेश्चन आता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, इधर देखो यही बातें की गई है। In mammals, including human, insulin is synthesized as prohormone, like a proenzyme. The prohormone also needs to be processed before it becomes a fully mature and functional hormone, which contain an extra stretch called the C-peptide. ठीक है, एक एक्स्ट्रा चेन होती है जिसे C-peptide कहते हैं. This C-peptide is not present in the mature insulin. ठीक है, mature insulin में नहीं होती है, अलग हो जाती है. ठीक है, pro-mature जिसमें C-peptide जुड़ी हुई होती है, जब इंसुलिन मेच्योर हो जाते हैं तो C-peptide को हटा दिया जाता है. Insulin and is removed during the maturation into the insulin. The main challenge for production of insulin using rDNA techniques was getting insulin assembled into a mature form. ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या था, इस मेन प्रॉब्लम क्या आ रही थी? मेच्योर फॉर्म को प्राप्त करना. इसी के लिए 1983 में अंडरलाइन क्वेश्चन आया है यहाँ से. 1983 में इली लिली कंपनी ने, क्या नाम है? इली लिली कंपनी ने क्या किया? इली लिली कंपनी ने, अमेरिकन कंपनी ने चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है, प्रिपेयर 2 DNA सीक्वेंस corresponding to A and B chains of human insulin and introduce them in plasmid E. coli. ठीक है, उन्होंने क्या किया? ठीक है, ये E. coli के अंदर देख लो एक बार, उन्होंने क्या किया? ठीक है, ए पेप्टाइड को ए जीन डाली है ना, ए पेप्टाइड को बनाने वाली जीन डाली, उसमें बी पेप्टाइड को बनाने वाली बी जीन डाली. अब इससे क्या बन गया आपका? ए पेप्टाइड बन गया. और इसी कोलाई में डाली तो इससे बी पेप्टाइड बन गया. क्या बन गया? बी पेप्टाइड बन गया. और बी पेप्टाइड बनने के बाद उन्होंने क्या किया? दोनों को, ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड को किससे जोड़ दिया? सल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया. सल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया, इससे आपका इंसुलिन तैयार हो गया. क्या तैयार हो गया? इंसुलिन तैयार हो गया. इतनी बातें समझ में आई? ठीक है, ओके. 1983 में 2 स्ट्रैंड लिए, ई. कोलाई के अंदर डाला, इंट्रोड्यूस इंसुलिन चेन्स ए एंड बी वर प्रोड्यूस सेपरेटली, अलग अलग बनाई गई थी, एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड. कौन कौन से बॉन्ड? डाइसल्फाइड बॉन्ड करके उन्होंने जोड़ दिया. अब हम बात करते हैं जीन थेरेपी. जीन थेरेपी क्या होता है बताओ सर? कभी कभी क्या होता है कि किसी भी सेल्स के अंदर जीन मॉडिफाई हो जाती है. हाँ, अब जब जीन मॉडिफाई हो जाएगी, जीन में म्यूटेशन आ जाएगी, तो जीन प्रॉपर तरीके से एमआरएनए नहीं बना पाएगी. एमआरएनए नहीं बना पाएगी तो प्रोटीन भी नहीं बना पाएगी, जिससे प्रॉब्लम होगी. हाँ होगी. ठीक है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी बेबी की, या जिसके अंदर भी जीन का म्यूटेशन हुआ है. अच्छा, तो जीन थेरेपी करने के लिए क्या किया जाता है?
जीन थेरेपी करने के लिए जीन को मॉडिफाई किया जाता है, जीन के अंदर चेंजेस किए जाते हैं, ठीक है। बातें समझ में आ रही है? या जीन को रिप्लेस किया जाता है। सुनिएगा मेरी बात। आपकी एक एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया गया है, किसके बारे में? आपकी एनसीईआरटी में एक गर्ल्स चाइल्ड का एग्जांपल दिया गया है, 4 साल की थी, जिसके अंदर 1990 में एडिनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। 1990 में एक 4 साल की लड़की के अंदर, ठीक है, जीन थेरेपी के बारे में सुनने से पहले कुछ बातें समझिएगा। 1990 में क्या हुआ बच्चों? एक 4 साल की लड़की के अंदर एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की कमी देखी गई, ठीक है। एडिनोसिन डीएमिनाइज को बनाने वाली जीन की कमी देखी गई, जिसकी वजह से वह जीन एडिनोसिन डीएमिनेज नहीं बना पा रही थी। एडिनोसिन डीएमिनेज नहीं बना पा रही थी, ठीक है। एडिनोसिन डीएमिनेज नहीं बना पा रही थी, तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया? एडिनोसिन डीएमिनेज क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन में, ठीक है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए हेल्पफुल होता है। तो साइंटिस्ट ने सोचा यार, अगर इसकी बॉडी के अंदर एडिनोसिन डीएमिनेज को बनाने वाली जीन नहीं बन रही है, तो मतलब एडिनोसिन डीएमिनेज नहीं बनेगा। और एडिनोसिन डीएमिनेज का काम क्या होता है? यह बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन में हेल्प करता है, ठीक है, मैच्योरेशन में हेल्प करता है। अब टी लिम्फोसाइट नहीं बनेगी तो इम्यूनिटी इसकी बहुत वीक होगी, हाँ होगी ना, क्योंकि टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस बेबी की ब्लड से, वो बेबी की बोन मेरो से टी लिम्फोसाइट को अलग किया, साफ कर लिया टी लिम्फोसाइट को अलग, ठीक है। उन्होंने बेबी की बोन मेरो से टी लिम्फोसाइट को अलग किया, और उस टी लिम्फोसाइट के अंदर विद द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरस, जब भी एनिमल सेल की बात आएगी तो वेक्टर की बात आएगी, तो किसकी बात आएगी? रेट्रोवायरस। विद द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरस इन्होंने डी एडिनिन डीएमिनेज, ठीक है, एडिनिन डी, ठीक है, एडिनोसिन डीएमिनेज, उन्होंने क्या किया? एडिनोसिन डीएमिनेज बनाने वाली जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया उस बेबी की लिम्फोसाइट्स के अंदर। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने लिम्फोसाइट को अलग किया, बेबी से, कर लिया साहब। अब उस लिम्फोसाइट के अंदर रेट्रोवायरस की हेल्प से एडिनोसिन डीएमिनेज बनाने वाली जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया। एडिनोसिन डीएमिनेज बनाने वाली जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब उन्होंने क्या किया? जो बोन मेरो, उन्होंने क्या किया? उस बोन मेरो को, ठीक है, उस बोन मेरो को फिर से ट्रांसफर कर दिया उस बेबी के अंदर। यानी कि उस बेबी के अंदर ट्रांसफर तो कर दिया, लेकिन उस बेबी के अंदर कंटिन्यू हमें आउटसाइड से टी लिम्फोसाइट एडिनोसिन डीएमिनेज बनाने वाली जीन बार बार ट्रांसफर करनी पड़ रही थी, ट्रांसफॉर्मेशन करवाना पड़ रहा था, ठीक है। यह परमानेंट क्योर नहीं था, ठीक है। हमने एडिनोसिन डीएमिनेज बनाने वाली जीन इंट्रोड्यूस तो कर दी उसकी बोन मेरो में, लेकिन बार बार इसका ट्रांसफॉर्मेशन करवाना पड़ रहा था, बार बार उसकी बेबी की बॉडी में हमें एडिनोसिन डीएमिनेज जीन को डालना पड़ रहा था। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि जब कोई बेबी के अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है, जब वह माता के यूटेरस में होती है, तब क्यों ना हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही उसकी जीन को मॉडिफाई कर दें, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हम एडिनोसिन डीएमिनेज बनाने वाली जीन को ट्रांसफर कर दें। तो क्या यह बेबी के अंदर एडिनोसिन डीएमिनेज की डिफिशियंसी कम होगी? नहीं होगी। यदि हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में एडिनोसिन डीएमिनेज जीन को बनाने वाली जीन को ट्रांसफर कर देंगे, तो उस बेबी के अंदर लाइफ टाइम एडिनोसिन डीएमिनेज बनता रहेगा, जिससे उसकी इम्यूनिटी काफी अच्छी होगी। बातें समझ में आई? वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। इफ ए पर्सन इज बोर्न विथ हेरिडेटरी डिसीज, यदि कोई पर्सन बोर्न होता है वंशानुगत डिसीज के साथ, कैन ए करेक्टिव थेरेपी बी टेकन फॉर सच डिसीज? क्या इसके लिए कोई करेक्टिव थेरेपी है? यदि कोई जन्मजात जिसके अंदर बीमारियां हैं, उसका कोई करेक्टिव थेरेपी है? जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट टू डू दिस। जीन थेरेपी एक प्रयास है, एक अटेम्प्ट है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? एक प्रयास करते हैं जिससे आपकी हेरिडेटरी डिसीज को खत्म किया जा सके। जीन थेरेपी इज ए कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलो करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट। जीन थेरेपी में हम डिफेक्टिव जीन को सही करते हैं। दैट हैज बीन डायग्नोस्ड इन चाइल्ड एम्ब्रियो, जो कि चाइल्ड और एम्ब्रियो में डायग्नोस की जाती है।
हेयर जीन्स आर इंसर्टेड इनटू ए पर्सन सेल्स एंड टिश्यू टू ट्रीट डिसीज। ठीक है, यहाँ पे जीन्स को ट्रांसफर किया जाता है सेल्स के अंदर, टिश्यू के अंदर, डिसीज को ट्रीट करने के लिए। करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट, करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन। यदि हम डिफेक्टिव जीन में करेक्शन कर देंगे तो उससे आपकी नॉर्मल जीन का नॉर्मल जीन बन जाएगी, वो सही बात है, इनटू द इंडिविजुअल और एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के दौरान, है ना, बातें एम्ब्रियो की हो रही है क्योंकि बाद में करने से मतलब नहीं है, एम्ब्रियोनिक टाइम पे ही आपको जीन थेरेपी करना सक्सेसफुल होता है। द इंडिविजुअल और एम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ एंड कंपनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन। अब देखो ध्यान से सुनो, देखिएगा जीन थेरेपी के बारे में। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1992 4 ईयर गर्ल्स। इस्तेमाल कब? 1990 में 4 ईयर गर्ल्स को विद एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। उसके अंदर एडिनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी थी, ऐसी जीन की डेफिशिएंसी थी जो कि एडिनोसिन डीएमिनेज बनाती थी। दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। यह हमारे इम्यून सिस्टम को फंक्शन करने देता है। द डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द डिलीशन ऑफ जीन फॉर एडिनोसिन डीएमिनेज। ठीक है, उस जीन का डिलीशन हो गया, वह जीन डिलीट हो गई क्योंकि एडिनोसिन डीएमिनेज बनाती थी। इन सम चिल्ड्रन एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं क्योंकि बोन मैरो के अंदर आपकी टी लिम्फोसाइट होती है। अब बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर दोगे तो इससे उसे क्योर मिल सकता है, लेकिन परमानेंट क्योर नहीं मिलेगा। ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इन अदर इट कैन बी ट्रीटेड विद इन अदर मेथड, इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एक होता है कि बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर दो, बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करोगे टी लिम्फोसाइट ट्रांसप्लांट हो जाएगा। ठीक है, मतलब बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करोगे, बोन मैरो के अंदर टी लिम्फोसाइट वगैरह मिलते हैं, तो उसकी जगह एक और तरीका होता है। क्या तरीका होता है इसका? एक और तरीका होता है, आप उसके जीन्स को कर दो, है ना, ट्रांसप्लांट कर दो। इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम, या तो आप बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर दो, या इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, या तो आप एंजाइम को रिप्लेसमेंट कर दो, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम को उसके अंदर डिलीवर कर दो, इन विच फंक्शनल एडिनोसिन डीएमिनेज इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन। ठीक है, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम उसको पेशेंट को दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। But the problem with the both of this approach is that they are not completely curatable। देखो, ये दोनों ही completely curative नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि आप बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करोगे, वापस से वही प्रॉब्लम आ जाएगी। एडिनोसिन डीएमिनेज को बनाने वाली जीन काम ही नहीं कर रही है, तो एडिनोसिन डीएमिनेज बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, तो टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन नहीं होगा, इम्यूनिटी नहीं बनेगी, है ना। अब माइक्रो इंजेक्शन से बाहर से एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम दे दो, कहाँ तक दोगे यार, कहाँ तक दोगे? यह इफेक्टिव नहीं है, कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है। As a first step towards gene therapy, lymphocytes from the blood of the patient are grown in a culture outside. Lymphocytes from the blood of the patient are grown in the culture outside the body. A functional adenosine DNA, cDNA, using a retroviral vector is then introduced into this lymphocyte, which are subsequently returned to the patient. However, as the cells are not immortal, इधर मेरी बात सुनो, हम क्या करेंगे? सीधी सी बात है, ठीक है, हम बोन मैरो से, मान लीजिए हम बोन मैरो से क्या करेंगे? बोन मैरो को एक्सट्रैक्ट करेंगे। कर लिया एक्सट्रैक्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इस बोन मैरो के साथ, मान लीजिए इस बोन मैरो के साथ हम क्या करेंगे? इस बोन मैरो के साथ, इस बोन मैरो को, ठीक है, इस बोन मैरो के साथ हम क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे? वेक्टर का यूज करके, ठीक है, कौन सा वेक्टर? आपका रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस के पास होता है आपका कौन? ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, जिससे क्या बनता है आपका? आरएनए से cDNA बनता है। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए वह डीएनए होता है जिसके अंदर सिर्फ एक्सोन पाया जाता है, ठीक है। यूकैरियोटिक के अंदर एक्सोन इंट्रोन दोनों मिलते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, यूकैरियोटिक सेल्स के डीएनए के अंदर एक्सोन और इंट्रोन पार्ट पाए जाते हैं, लेकिन जब हम आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का यूज करके cDNA बनाते हैं तो इसमें सिर्फ क्या मिलता है? आपका एक्सोन पार्ट ही मिलता है, ठीक है। हमने क्या किया? रेट्रोवायरस का यूज करके, रेट्रोवायरस का एज ए वेक्टर यूज करके हमने एडिनोसिन,
हमने क्या किया, रेट्रोवायरस का यूज करके हमने क्या किया, रेट्रोवायरस का यूज करके हमने क्या किया, एडिनोसिन डीएमिनेज बनाने वाली जीन को, एडिनोसिन डीएमिनेज बनाने वाली जीन को हमने क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया किसको, एडिनोसिन डीएमिनेज बनाने वाली जीन को ट्रांसफॉर्म कर दिया विद द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरस। कहाँ पे, फिर से बोल रहा हूं मैं, E2 कब, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज हमने रेट्रोवायरस का यूज करके एडिनोसिन डीएमिनेज बनाने वाली जीन को ट्रांसफर कर दिया, कहाँ पे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जिससे उसका क्योर हो गया। दिस इज परमानेंट क्योर। इससे क्या होता है, दिस टाइप ऑफ परमानेंट क्योर, ठीक है। ए फंक्शनल एडीए, एडिनोसिन डीएमिनेज या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यूजिंग ए रेट्रोवायरस वेक्टर इज देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू दिस लिम्फोसाइट, ठीक है। हमने क्या किया, लिम्फोसाइट को, मेरी बात सुनो, हमने क्या किया, बोन मेरो की लिम्फोसाइट को अलग किया, बोन मेरो से लिम्फोसाइट को अलग किया। किसको अलग किया, लिम्फोसाइट को अलग किया। और ठीक है, किसको अलग किया, लिम्फोसाइट को अलग किया। और लिम्फोसाइट के साथ मैंने क्या किया, लिम्फोसाइट के साथ मैंने एडीए जीन को ऐड कर दिया। लिम्फोसाइट के साथ मैंने एडीए जीन को ऐड कर दिया, और एडीए जीन को ऐड करने के बाद फिर से मैंने ट्रांसफर कर दिया इसे एम्ब्रियोनिक स्टेज में। is then introduced into this lymphocyte which are subsequently returned to the patient. However, as these cells are not immortal, the patient require periodic infusion. The periodic infusion of such genetic engineered lymphocyte. However, if the gene isolated from bone marrow cells producing ADA is introduced into cell at early embryonic stage, ठीक है, ठीक है। अभी भी मैंने इस जीन को यदि मैंने इस टाइम पे बना के, ठीक है, जब इसके अंदर ऑलरेडी एडल्ट स्टेज में, अगर मैं एडल्ट स्टेज में इस जीन को ट्रांसफर करता हूँ इस लिम्फोसाइट, मॉडिफाइड लिम्फोसाइट के अंदर, जिसके अंदर एडिनोसिन डीएमिनेज को बनाने वाला एंजाइम को ट्रांसफर करता हूँ, तो कुछ परमानेंट क्योर नहीं होगा। मुझे एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही जाके इसका ट्रांसफॉर्मेशन कराना है। किसका, एडिनोसिन डीएमिनेज जीन का ट्रांसफॉर्मेशन मुझे कब करवाना चाहिए, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तभी वो क्योरेबल होता है। देखिएगा एनसीईआरटी लिख रही है, periodic infusion की जरूरत अभी भी पड़ेगी of such genetic engineering lymphocyte. However, if the gene isolated from the bone marrow cell producing ADA is introduced into cells at early embryonic stage, it could be permanent cure. यह क्या हो सकती है, आपकी परमानेंट क्योर हो सकती है। सीधी सीधी बातें आपको ध्यान रखनी है। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ओके, और फिर भी आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो कि सर मुझे फिर से समझा दो, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा, फिर से आपको समझा दिया जाएगा। आगे हम लेक्चर में बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट एप्लीकेशन के सेकंड पार्ट के बारे में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और इसी प्रकार से प्यार बनाते रहिए। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।